चलिए दोबारा देखिए। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आई वाज सेइंग कि हमारे पास अलग अलग करेक्टर सेट हैं। तो पाइथन का 2.7 वर्जन सबसे पहला वर्जन है जो यूनिकोड करेक्टर सेट को सपोर्ट करता है। उससे पहले जो पाइथन के वर्जन आए थे वो हमारा एसकाई करेक्टर सेट को सपोर्ट करते थे। तो आप अगर आज बात करें तो यूनिकोड के भी तो अलग अलग वर्जन आ गए हैं। तो जनरली हम ऐसा नहीं डिस्कस करते कि पाइथन का कौन सा यूनिकोड वर्जन यूज हो रहा है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम पाइथन का भी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पाइथन 3.10 पढ़ा रहा हूँ। तो 3.10 पाइथन जब रिलीज हुई है उस समय अपडेटेड यूनिकोड कौन सा होगा, जो भी होगा वो उसके साथ ऐड कर दिया गया होगा। ठीक है, तो अभी बस हम इतना ही कहते हैं कि हाँ पाइथन यूनिकोड को सपोर्ट करती है 2.7 वर्जन से। ठीक। अब तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम आज 1,44,000 करेक्टर्स को अपने प्रोग्राम बनाते समय यूज कर सकते हैं या प्रोग्राम के आउटपुट में दिखा सकते हैं? आंसर इज यस। सर 1,44,000 कीज तो है ही नहीं हमारे कीबोर्ड में। हमारे कीबोर्ड में गिने चुनी 100-150 की होंगी सर। ये इतनी लाखों करेक्टर की आप बात कर रहे हैं, आएंगे कहाँ से? आप काका का टाइप कैसे करोगे? आप रोमन 1 2 3 कैसे लिखोगे? कीबोर्ड में रोमन गिनती का तो कोई की नहीं होता। अगर आपको कोई इमोजी दिखाना है तो कीबोर्ड से इमोजी कहाँ से आ जाएगा भाई? तो ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से? आपने कह तो दिया कि पाइथन में यूनिकोड होता है और यूनिकोड के अंदर आज की डेट में मोटा मोटा 1.5 लाख करेक्टर चल रहे हैं हमारे। तो ऐसा कीबोर्ड बना पाना तो पॉसिबल ही नहीं है फिर, कि जितने भी यूनिकोड के अंदर करेक्टर को रखा गया है हर करेक्टर आपको अवेलेबल करा दिया जाए। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। यूनिकोड करेक्टर के लिए एक स्प्रिंग कोड दिया गया। किसी भी यूनिकोड करेक्टर को उसका एक स्प्रिंग कोड होता है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो हमें वो सीखना होगा कैसे, देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है ए के लिए। तो ए एक ऐसा करेक्टर है जिसकी की हमारे कीबोर्ड में होती है, चाहे वो स्मॉल ए हो चाहे कैपिटल ए हो। इसके लिए तो हमें यूनिकोड स्ट्रिंग जो होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ए को प्रिंट करना सिखाना चाहता हूँ यूजिंग यूनिकोड, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक वेबसाइट है rapidtables.com। यहाँ पर यूनिकोड के बारे में अच्छे से समझाया गया है। आप किसी भी वेबसाइट से यूनिकोड देख सकते हैं। इस वेबसाइट से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन करेक्टर्स, अच्छा ये ब्रेन के अंदर आई थिंक आ गया होगा। लेटर और करेक्टर अलग बात होती है। लेटर सिर्फ 52 होते हैं, ABCD लोअर केस वाली, ABCD अपर केस वाली। करेक्टर का मतलब लेटर भी होता है, डिजिट भी होता है, सिंबल भी होता है। हर वो चीज जो टाइप हो सकती है कीबोर्ड से वो करेक्टर है। फिर सुनेंगे, हर वो चीज जो कीबोर्ड से टाइप हो सकती है उसे करेक्टर कहते हैं। चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो डिजिट हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब जैसे कैपिटल ए, तो मैंने कैपिटल ए को सेलेक्ट किया और देखो इसका यूनिकोड आ गया U+0041। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, \n, \t। इसी तरह से एक और होता है \u। तो \u के साथ अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप यूनिकोड लिख रहे हैं वो यूनिकोड जिस करेक्टर का होगा वो करेक्टर आपका कंसीडर किया जाएगा। तो सर कैपिटल ए को यूनिकोड से हम क्यों लिखेंगे, इसकी तो की आती है हमारे पास। हमने कहा बिल्कुल सही। आप ऐसा करेक्टर यूनिकोड से लिखना चाहेंगे जिसकी की मेरे कीबोर्ड में नहीं है। चलते हैं ढूंढते हैं। अब
मैथ्स के अंदर हमने बहुत सारे सिंबल पढ़े थे, पाई, सिग्मा, ईटा, थीटा, अल्फा, बीटा। अब इन सब की तो नहीं होती ना मेरे सिस्टम में। अब मुझे समेशन वाला सिंबल प्रिंट करना है, तो अब इसको सेलेक्ट करा, इसका यूनिकोड आ गया \u वाला, और प्रोग्राम में इसको मैंने यूज कर लिया। तो इस तरह से जो 1.5 लाख करेक्टर हैं, अब आप उनको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड हमारा जितना की प्रोवाइड कर रहा है उसी से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब सर कुछ और, हमने कहा आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो अक्षर का है इसको सेलेक्ट करा, यूनिकोड आ गया। तो इस तरह से अब आप जो 1,44,000 करेक्टर्स बताए गए हैं अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तब कर पा रहे हैं कि पाइथन यूनिकोड को सपोर्ट कर रही है। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिकोड को सपोर्ट ही नहीं करती है, तो उसमें ये सब चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी हमारे। तो शायद ही कोई ऐसी लैंग्वेज होगी आज की डेट में जो यूनिकोड को सपोर्ट ना करना चाहे। नहीं, अब तो हर वेबसाइट, हर मोबाइल एप्लीकेशन जिस कंट्री के लिए बनाई जा रही है, जिस कंट्री में वो वेबसाइट देखी जाती है, मोबाइल ऐप यूज करी जाती है, उसी के लोकल करेक्टर में उसका यूजर इंटरफेस आता है अब तो। एक टाइम था जब सारा इंटरफेस इंग्लिश में आता था। अब टाइम है हर कंट्री वाला ये कह रहा है कि नहीं, हमारे लोगों को परेशानी होती है, हमारे लोकल करेक्टर में इंटरफेस दिखाओ, तो हम यूज करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। है ना? तो ये कब पॉसिबल होगा? अब जैसे मान लीजिए अमेजन है, अब अमेजन को अपना बिजनेस ग्रो कराना है, तो अमेजन वाला यही चाहेगा कि हर कोई इंडिया के अंदर उसको ऑर्डर करे। तो अब हर कोई ऑर्डर करे तो हर किसी को इंग्लिश समझ में भी आनी चाहिए क्या लिखा हुआ है। अब हर किसी को इंग्लिश या तो सिखा दो, या फिर अमेजन अपने आप को हिंदी सिखा ले। दो ही चीज पॉसिबल है। सबको इंग्लिश सिखाएंगे ये तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरे को बदलना तो मुश्किल होता है, खुद को बदला जा सकता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब बात जानते हैं, उन्होंने अपने आप को हिंदी सिखा ली, बिजनेस बढ़ गया उनका। आज की डेट में अगर आप सर्वे देखोगे अमेजन फ्लिपकार्ट का, तो अर्बन एरिया से ऑर्डर कम आ रहा है, रूरल वाले तो ज्यादा आ रहे हैं। हर कोई ऑर्डर कर रहा है। शहरी इलाकों से ऑर्डर कम आते हैं, जो गांव वाले इलाके हैं वहां से ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं अमेजन के पास, फ्लिपकार्ट के पास। क्यों आ पा रहे हैं? तो हर कोई यूज करने लगा, इंटरनेट तो अवेलेबल है ही हर जगह। अब सोचो अमेजन फ्लिपकार्ट वाला अगर चाइना में चला जाए, तो चाइना वाला क्यों चाहेगा हिंदी में आउटपुट दिखाओ या इंग्लिश में दिखाओ? वो क्या बोलेगा? चाइनीज करेक्टर में दिखाओ। तो चाइना में जो लोग रहते हैं उनको आसानी होगी, आपको ऑर्डर अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे तो किसी भी कंट्री में जाएंगे तो हर कंट्री वाला यही बोलेगा। तो अब ये जो अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन या वेबसाइट हैं, इनको किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा। हमें लैंग्वेज का नाम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो जो भी लैंग्वेज रही होगी यूनिकोड को सपोर्ट करती होगी। अगर वो लैंग्वेज ऐसा ही करेक्टर सेट को सपोर्ट कर रही होती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हमारे मन में आता है कि सर जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा अगर एक पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना हो गया तो? एक एक करेक्टर को ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा ये? हमने कहा हाँ, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसके साथ अब हम क्लब करेंगे गूगल की रेडीमेड लाइब्रेरी। गूगल ने ऑलरेडी इस काम को कर रखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, गूगल का ट्रांसलेशन आप जानते ही होंगे, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू पंजाबी। अब मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर ही इज ए गुड बॉय। अब बताओ कहीं आपने कोई यूनिकोड लिखा? नहीं। तो अब ये काम मैं अपने प्रोग्राम में अगर करवाना चाहूँ तो हम करवा सकते हैं। गूगल के ब्राउजर पे नहीं जाना है, अपने प्रोग्राम से करा सकते हैं। कैसे? इस काम को गूगल ने जैसे किया है, गूगल ने उस काम को करने की पाइथन की लाइब्रेरी बना दी है। वो लाइब्रेरी मैं गूगल से डाउनलोड कर लूंगा, मेरे प्रोग्राम में आ जाएगी। मैं उस लाइब्रेरी में अपना इनपुट पास करूंगा,
लैंग्वेज बताऊंगा किस में कन्वर्ट करना है, आउटपुट उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर मेरा आ जाएगा। तो बिहाइंड द सीन वो जो लाइब्रेरी है वो यूनिकोड का कॉन्सेप्ट यूज कर रही होगी। प्रोग्रामर के लिए अब नेटिवली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट कैसे बना होगा वो हमारी समझ में आ गया कि हाँ भाई यूनिकोड था, इस वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। नेटिवली शायद ही कभी हम ऐसे करके यूनिकोड में अपना कुछ लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास हाई लेवल लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, अब यहाँ से आप कन्वर्ट कर लो, जिसमें करना है उसमें हो जाएगा। जिनका कोर्स मशीन लर्निंग एआई होगा उनको मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे ये होता है। ठीक है, बराबर, आगे चलते हैं। तो अब अगर कोई आपसे बोले करेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, करेक्टर सेट क्या होता है, वो समझ में आ गया। अगर कोई आपसे बोले सर करेक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर हाई लिखा, कॉमा 10 सेमीकोलन, ऐसे करके कुछ लगा दिया। अब इस स्टेटमेंट में आप ऐसे कह सकते हैं प्रिंट है हाई 10। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडिविजुअल, अगर आप बोलना चाहें कि सर ये पैरेंथेसिस है, ये कोट है, ये कॉमा है, ये डिजिट है, ये लेटर है, पी है, आर है। हमने कहा पी, इससे छोटा कोई है? एक एक आपने इंडिविजुअल यूनिट बोला, आप प्रिंट नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं पी, आप बोल रहे हैं आर। इस स्टेटमेंट को आपने प्रिंट हाई ऐसे पहले ब्रेक कर दिया, प्रिंट को फर्दर ब्रेक कर दिया, पी अलग, आर अलग, आई अलग। अब पी को और फर्दर ब्रेक कैसे करोगे? नहीं कर सकते। क्या है? करेक्टर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। पी एक करेक्टर है, आर एक करेक्टर है, पैरेंथेसिस एक करेक्टर है, कोट एक करेक्टर है, कॉमा भी करेक्टर है, सेमीकोलन भी करेक्टर है, डिजिट भी एक करेक्टर है। आपने यहाँ स्पेस लगा दिया तो स्पेस भी करेक्टर है। जो भी आपने लिख दिया प्रोग्राम में वो करेक्टर है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। तो अगर करेक्टर की डेफिनेशन कोई पूछ ले कि करेक्टर सेट क्या होते हैं, वो तो बता दिया आपने, ऐसा ही करेक्टर सेट होता है। फिर आपने बता दिया लैटिन करेक्टर सेट होता है, यूनिकोड करेक्टर सेट होता है। करेक्टर क्या होता है ये नहीं बताया, तो बता दिया मैंने। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। अनडिवाइडेबल का मतलब जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, वो क्या है? करेक्टर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। उसके बाद करेक्टर सेट जो जो मैंने आपको बताए वो आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मान लीजिए मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूँ, अचानक से कोई क्लास के अंदर अभी एंटर कर जाए, जिसको पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे थे, और वो ये प्रोग्राम देखे, तो क्या उसे कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपके लिए? शायद नहीं। तो क्या करें फिर? हमने कहा देखो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लार्ज स्केल पे समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर इस प्रोग्राम को एक ऐसे इंसान को दिखाया जाए जिसको इस प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, जब ये प्रोग्राम बनाया जा रहा था तो वो प्रेजेंट नहीं था उस समय क्लास में, उसको जब ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा तो उसको समझने में बहुत दिक्कत आएगी, वो नहीं गैस कर पाएगा ये क्या चल रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं लार्ज स्केल पे लेके जा रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा लेवल हो गया। लार्ज स्केल पे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे कोई एक पर्सन काम कर रहा है, इसने कुछ कोड बनाया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, इसने स्विच कर लिया, अब ये दूसरी कंपनी में चला गया, अच्छा पैकेज मिल गया होगा। तो अब ये बताओ ये प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग कंपनी एक्स वाई जेड में बनाया जा रहा था, क्या अब इसको कोई बना नहीं पाएगा? यही इकलौता इंसान था दुनिया में जो बना सकता था। हमने कहा ऐसा कैसे होगा, इसके जैसे बहुत होंगे, है ना। प्रॉब्लम वो नहीं है कि ये चला गया, प्रॉब्लम
कुछ दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि जब दूसरा बंदा इस प्रोजेक्ट पे काम करने आएगा, वो आगे का कोड जब लिखेगा तो उसे पता तो हो कि क्या लिखा जा रहा था, लिखने वाले ने कितने वेरिएबल बनाए हैं, कितना लूप लगाया है, क्यों लगाया है लूप, क्यों बनाए वेरिएबल, कुछ तो पता चले तब तो कोड आगे बढ़ाए। लिख रहा था ये, दिमाग में इसके है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब दूसरा बंदा उसके दिमाग में कैसे आएगा ये क्या सोच रहा था, ये तो चला गया दूसरी कंपनी में, ये तो कॉल भी नहीं उठाएगा, कॉल करोगे इसे तो बात भी नहीं करेगा, ये तो नंबर चेंज कर देगा अपना। क्यों करेगा बात भाई, अपनी नई कंपनी में जा रहा है, वहां बात करेगा लोगों से, है ना। तो अब ये समस्या तो सर बहुत ज्यादा आती होगी, ये तो बहुत फ्रीक्वेंट ओकेजन हो गई कि ये तो आता ही रहेगा, आदमी तो आता जाता रहता है कंपनी में, परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब क्या करें, हमने कहा जरा इससे पूछो, जहां ये गया है क्या जरूरी है इसको फ्रेश प्रोजेक्ट मिल गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां ये गया है वहां पर भी ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी पर इसको काम करना पड़ा हो। तो जो समस्या इसके साथ आ रही है वही इसके साथ आएगी, सभी के साथ आती है वही है। अब इसका सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि जब भी कोई नया बंदा प्रोजेक्ट पर आगे काम करने आएगा, उसको हम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 घंटे, जो भी प्रोजेक्ट का साइज है उसके हिसाब से उसको देंगे। फिर पहले आप प्रोजेक्ट को समझिए, पुराना कोड समझिए क्या वो कर रहा था प्रोग्रामर, समझने के बाद तभी आप आगे कोड बना पाएंगे, वरना पता ही नहीं आपको क्या लिखना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनी का मालिक है वो ये सोचेगा यार कि इस नए बंदे ने 15 दिन लगा दिए, कुछ नया नहीं करा, अभी पुराना कोड ही समझ रहा है, और उस पुराने कोड की सैलरी तो ये बंदा लेके जा चुका है, लेकिन नया बंदा भी तो लेगा सैलरी। 15 दिन भले ही वो नया कोड ना लेके, लेकिन समझने के लिए अपना टाइम तो लगा ही रहा है वो। नुकसान तो कंपनी के मालिक का हो गया इनके दोनों के चक्कर में। तो अब इसका सॉल्यूशन दूसरा, पहला सॉल्यूशन क्या था, दूसरा बंदा जो आएगा उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम में नया कुछ नहीं हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। दूसरा सॉल्यूशन निकाला गया, जितने भी ये प्रोग्रामर हैं इनसे हम क्या बोलेंगे, भाई सुबह 8 बजे अगर आप आते हो कंपनी में और 4 बजे चले जाते हो, 8 घंटे बैठ के कोड मत बनाना, 4 घंटे कोड बनाना और 4 घंटे बैठ के उस कोड के बारे में लिखना कि ये कोड आप क्यों लिख रहे हो। मतलब ये है कि आपने अगर ये प्रोग्राम लिखा तो यहाँ लिख दो ऐसे करके, दिस इज यूनिकोड। अब जिसने ये प्रोग्राम बनाया अगर वो नहीं है, और कोई ऐसा इंसान जो इस प्रोग्राम को अचानक से देखेगा, तो यहाँ से समझ में भले ही ना आए लेकिन यहाँ से तो कुछ समझ में आएगा उसे क्या लिखा है। तो सर ऐसे क्या करना चाहिए, अपने प्रोग्राम में बीच बीच में हम बीच बीच में डिस्क्रिप्शन लिखते रहें कि ये कोड क्या कर रहा है, ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है। अब ये कोड किसी को भी आसानी से समझ में आ सकता है, बट थिंग इज कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब कॉन्सेप्ट सही है, ऐसा लिखना चाहिए हमें, क्या हम ऐसे लिख पाएंगे। हमने कहा चला कर देखते हैं, एरर आ गई। तो अब ये जो आपने लिखा है, क्या इसका आउटपुट में कोई सेंस है, क्या आप इसको आउटपुट में दिखाना चाहते थे, नहीं। क्या इसमें कोई सिंटैक्स एरर चेक करना चाहेंगे, हमने कहा नहीं, इसको तो हम इग्नोर कराना चाहेंगे, ये तो इंटरप्रेटर के लिए है ही नहीं, ये तो प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर कम्युनिकेशन करने का तरीका है। एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर से बात कर रहा है इनविजिबल फॉर्म में, एक दूसरे को वो नहीं जानते, दो प्रोग्रामर इस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या बनाओ इसे कमेंट, तो कॉन्सेप्ट आया कमेंट का। पाइथन में कमेंट को हैश से दिखाया जाता है, जबकि सी सी प्लस प्लस जावा में डबल बैकस्लैश से दिखाया जाता था, यहाँ पर हैश लगाएंगे। ये हो गया कमेंट। तो बीच बीच में आप क्या लिखते चलो अपने कोड में, कमेंट बनाते हुए चलो। सर कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते, हमने कहा ऐसे लिख दो ये यूनिकोड है, एरर तो नहीं आएगी, क्या लिख दिया आपने, कमेंट है, इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करेगा, कुछ भी लिखो। तो हम कॉलेज लाइफ में कमेंट को इग्नोर करते हैं ये सोचते हुए कि आउटपुट में कौन सा आएगा ये, लेकिन इंडस्ट्री के लाइफ में कमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करवाया जाता है। अगर एक प्रोग्रामर प्रोजेक्ट बनाते समय कमेंट नहीं लिख रहा है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि वो प्रोग्रामर सिर्फ अपने लिए कोड बना रहा है, जिस दिन वो जाएगा सब कुछ खराब करके चला जाएगा वो।
कोई दूसरा बंदा आएगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कमेंट की हैबिट हमें डालनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अपने बारे में सोचो, जहां जाओगे दूसरी कंपनी में, जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जाओगे, अगर वहां कमेंट नहीं मिला तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी वहां पर फिर। तो आप अपने बारे में भी सोचो, दूसरे के बारे में भी सोचो, और सॉल्यूशन है कि भाई कमेंट के साथ अपने कोड को डेवलप करना चाहिए। अब अगर मुझे कमेंट ज्यादा लिखना हुआ तो, अगर मान लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा मुझे समझाना है कि मैं डेटाबेस से डेटा ला रहा था, फिर उसमें ये कर रहा था, फिर आगे ऐसे पास करूंगा, तो 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाकर मुझे समझाना है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो कैसे करना होगा? आंसर आया, जितना भी लिखना है हैश के साथ आप अपना लिखेंगे। पाइथन के अंदर मल्टी लाइन कमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। पाइथन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट, जो हमारा कहाँ से शुरू होता है, हैश के साथ से शुरू होता है। अब जब ये लाइन में बोलता हूँ तो वो लोग जिन्होंने पहले से पाइथन अपने आप कभी पढ़ी होगी, उनके सामने क्वेश्चन आ जाता है, नहीं सर हमने तो पढ़ा हुआ है मल्टी लाइन कमेंट होता है ना। तो अब डिस्कस करते हैं, है ना, हो सकता है आप सही हो अपनी जगह। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? अच्छा, जल्दीबाजी में तो आंसर आपने दे ही दिया, अब दोबारा दो एक बार, इसका आउटपुट क्या आएगा? अच्छा चलो मैं शुरू करता हूँ। अगर इसका आउटपुट हाय, हेलो और बाय आ गया, तो पाइथन से एक शिकायत होगी कि फिर प्रिंट की जरूरत ही क्या है। जब बिना प्रिंट के प्रिंट हो जाता है तो प्रिंट को बनाया ही क्यों आपने? तो शायद इसका आउटपुट हाय हेलो बाय नहीं आएगा। तब बात आती है एरर, एरर तो नहीं आएगी। तो अब ये बताओ, जब पाइथन इंटरप्रेटर मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है तो सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम करता हुआ आता है। सबसे पहला स्टेटमेंट में उसको स्ट्रिंग नजर आई। अब मैंने इस स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराया किसी वेरिएबल में स्टोर, अभी वेरिएबल पढ़ा ही नहीं मैंने आपको। मैंने इस स्ट्रिंग को बस लिख दिया, कहीं इसको प्रिंट नहीं कराया, तो इंटरप्रेटर एरर नहीं देगा। लेकिन इस स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन तो करेगा। भले ये प्रिंट नहीं होगी, लेकिन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आएगा तो मेमोरी लोकेशन तो इस स्ट्रिंग हाई का किया जाएगा। उसके बाद इस वाले स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग प्रिंट भी हो जाएगी। इस वाली स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन होगा, लेकिन आउटपुट में नहीं आएगी, तो इसका आउटपुट सिर्फ हेलो आएगा।
चलिए वापस आते हैं। अगेन इंटरप्शन हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम इस तरह से अपना कोड बनाएंगे तो कोई भी एरर नहीं आती। सिर्फ प्रिंट जो हमने कराया है वो आउटपुट में नजर आएगा, लेकिन बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनका मेमोरी लोकेशन होगा। आउटपुट में भले ही वो स्ट्रिंग्स नहीं आएंगी, बट मेमोरी लोकेशन तो इनका होगा। तो इस तरह से सर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं 10, यहाँ लिख दूं मैं 20.5, तो एरर तो फिर ये भी नहीं होनी चाहिए, बस इनका मेमोरी लोकेशन हो जाएगा बट आउटपुट की नजर नहीं आएंगे। हमने कहा आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी इंटीजर को, किसी भी फ्लोट को डायरेक्ट लिख दूं बिना किसी वेरिएबल के, बिना किसी प्रिंट के, तो एरर नहीं होती, लेकिन मेमोरी लोकेशन उसका जरूर होता है। अब मैंने आपको पाइथन में स्ट्रिंग, मल्टीलाइन स्ट्रिंग पढ़ाई थी। तो अगर मैं मल्टीलाइन स्ट्रिंग में ऐसे करके कुछ भी लिख दूंगा, तो ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग ही तो है। क्या ये आउटपुट में आएगी? नहीं। बट मेमोरी लोकेशन तो होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। अब काफी लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, काफी लोगों को नहीं मिला होगा, मुझे अभी समझाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये बताओ कि क्या मेरा ये कहना सही होगा कि 10 एक कमेंट है? 10 कमेंट तो नहीं है। कमेंट वो होता है जिसका मेमोरी लोकेशन भी ना हो। कमेंट वो नहीं होता जो आउटपुट में ना आए। कमेंट वो होता है जिसमें कोई सिंटैक्स एरर चेक ना करी जाए, जिसका मेमोरी लोकेशन ना हो। तो अब क्या 10 में अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, मैंने 10 के लिख दिया, अब तो ये गलत है, ये तो नहीं चलेगा हमारा। एरर आ गई, इसका मतलब इसमें सिंटैक्स एरर चेक करी गई है ना। इसी तरह से ये जो स्ट्रिंग आप लिख रहे हैं, चाहे वो सिंगल लाइन वाली हो, चाहे मल्टी लाइन वाली हो, इसमें सिंटैक्स एरर चेक करी गई है। इसका मेमोरी लोकेशन हुआ है, इसका भी मेमोरी लोकेशन हुआ है, इसका भी हुआ है, इसका भी हुआ है। तो क्या मैं इन सबको कमेंट मान लूं? नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं कुछ भी, हाँ ये कमेंट है, इसका मेमोरी लोकेशन नहीं हुआ होगा, इसका कोई सिंटैक्स एरर चेक नहीं हुआ, कुछ भी लिख दो इसके अंदर, कोई सिंटैक्स एरर चेक नहीं होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में आउटपुट सिर्फ हेलो में, लेकिन बाकी सब कमेंट नहीं है ना, कमेंट तो सिर्फ ये लाइन है। समझ में आ रहा है? अब बहुत से लोग क्या मान लेते हैं, इसको कमेंट मान लेते हैं। तो अगर आप इसको कमेंट मानोगे, मल्टी लाइन कमेंट, तो बताओ इसको मानने में क्या दिक्कत हो रही है? ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया फिर। कमेंट तो फिर ये भी है। तो ऑफिशियली पाइथन में एक ही कमेंट होता है जो कि हैश से प्रीफिक्स देकर लिखा जाता है, सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट का मतलब जिसका सिंटैक्स एरर चेक ना हो, जिसका एग्जीक्यूशन में मेमोरी एलोकेशन ना हो, उसे कमेंट कहते हैं। जिसको आप लोग कभी किसी वजह से कमेंट मान लेते हैं, वो कमेंट नहीं होता। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही है, इसका मेमोरी लोकेशन होगा, इसमें सिंटैक्स एरर भी चेक होगा। ठीक है। चलिए, तो अब कोई आपसे बोले कि भाई कमेंट क्या निकला, क्या बताएंगे उसे? ये तो सिंबल हो गया कमेंट का। कमेंट को अगर आप किसी को डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई ये कमेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब जो हम लिख रहे हैं, हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट को। ठीक है। इट इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। अब जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब में ऐसा नहीं होता है कि हैश से ही दिखाया जाएगा। इन पाइथन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई हैश। एक ही तरीका है। अगर आपको 4 लाइनें
एक्चुअल में कमेंट करनी है तो 4 बार हैश लगाना पड़ेगा। हाँ भाई देखो, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि भाई मैंने ऐसे लिख दिया तो पर्पस तो सॉल्व हो गया, बट टेक्निकली नहीं, सिर्फ अपनी नजरों में पर्पस सॉल्व हो गया। अब जैसे मैंने ये लिखा है इतना, अब इसको मैं रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये भी लिखा रहे और वो रन भी हो जाए। अब क्या करें यहाँ पर, इसको एक ही तरीका है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग में लिखा जा सकता है। अब इस मल्टीलाइन स्ट्रिंग को कहीं प्रिंट मत कराओ, तो मेमोरी में तो ये सब आएगा लेकिन आउटपुट तो कभी नजर नहीं आएगा, तो फील आएगा कमेंट जैसा, बट कमेंट थोड़ा ना आएगा हमारा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये कमेंट नहीं कहलाता। बराबर आगे बढ़ो। दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाई, करेक्टर साइड और दूसरा हमारा कमांड। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये सब हमारे, और इन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही हम अपने हाथों से प्रोग्राम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, बना तो देख देख कर टाइप ही करते रहेंगे, है ना। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जिसका नाम है तो अगर मान लीजिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह कोई एक नेचुरल लैंग्वेज को कंसीडर करें। नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो इंसान आपस में यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेशन मीडियम। तो दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन कराने वाली जो लैंग्वेज होती हैं उनको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, ये सब जो होती हैं। एक इंसान और एक कंप्यूटर, मतलब सीपीयू जिसको हम कहते हैं, इनके बीच में बातचीत कराने के लिए जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों में लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन मीडियम, लेकिन किस किस के बीच में है ये हमारा डिपेंड करता है। दो इंसानों के बीच में है तो नेचुरल लैंग्वेज, एक इंसान एक मशीन है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है, नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज जब सीखोगे तो उसकी ग्रामर होगी, कहाँ इज लगाना है, कहाँ वाज लगाना है, कहाँ वर लगाना है, पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ग्रामर होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो सिंटैक्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है जो मनाएगा वो लिख दोगे और आउटपुट आ जाएगा। जैसे स्ट्रिंग लिखनी है तो जिस कोड से स्टार्ट करिए उस कोड से एंड करनी पड़ेगी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई टेंस तो नहीं होते ना, कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स यही होते हैं कि स्ट्रिंग लिखनी है तो ऐसे लिखी जाएगी, इंटीजर लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सब सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो हर वो स्टेटमेंट जो मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ूंगा उसका एक सिंटैक्स होगा। तो जो चीज यहाँ पर है वो चीज यहाँ पर भी है। अब नेचुरल लैंग्वेज में अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल कंसीडर करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं या कोई सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसे वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। वोकैबुलरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी, है ना। कि भाई कौन कौन से शब्द हैं जो इंग्लिश में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको सीधा टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई बाज लगाना है यहाँ पर, इज लगाना है यहाँ पर, विल लगाना है वहां पर। अब आपको खुद नहीं पता बाज क्या होता है, इज क्या होता है, तो सबसे पहले क्या पढ़ के आओ, इज माने क्या होता है, बाज माने क्या होता है, ये पढ़ के आओ। उसके बाद टेंस पढ़ना, है ना। तो अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो पहले वोकैबुलरी को पढ़ते हैं, शॉर्ट में वोकैब। अब सर वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हैं, तो ये कहा गया भाई सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है पहले दिन। उतने वर्ड्स पहले सीख लो वोकैबुलरी के जिनसे हम शुरू हो जाए, उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, लाइफ टाइम चलेगा। वोकैबुलरी में जो शब्द है उनको सीखते रहो, अपना यूज करते रहो, है ना। तभी तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश वाला, उसमें हर बार एक कोई नया वर्ड मिलेगा, सीख लो उसे। क्या नया वर्ड है हमारा, वो बहरहाल जो भी है। तो हम पाइथन फोकस करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के अंदर बहुत सारे वर्ड, उन बहुत सारे वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स हम शुरू में सीखते हैं। उसके बाद हम जब शुरू हो जाते हैं तो समय के साथ वोकैबुलरी को अपना अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वोकैबुलरी में एक वर्ड है इज।
इसका कोई मीनिंग होता होगा? क्या पढ़ने वाला, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाला इस वर्ड का मीनिंग बदल सकता है? इसका मीनिंग तो नहीं बदला जा सकता, है ना। इसका मीनिंग जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। वाज माने था होता है, तो आपको यही मानकर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अपनी नहीं चला सकते आप। तो अब आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि कौन है वो इंसान जो ये डिसाइड करता होगा इस माने है रखेंगे और वाज माने था रखेंगे? हाँ? ये इंग्लिश की वोकेबलरी को कौन करता है मेंटेन? क्या हम अपनी इस वोकेबलरी में अपना कोई नया वर्ड ऐड कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग वर्ड का मीनिंग बदल सकते हैं? ना तो हम एग्जिस्टिंग वर्ड का मीनिंग बदल सकते, ना यहाँ पर हम अपना कोई नया वर्ड ऐड कर सकते। यही कुछ है, तो कोई तो करता होगा। जब मोबाइल स्मार्टफोन नहीं आते थे, फ्रंट कैमरा नहीं होता होगा, तो सेल्फी वर्ड होता ही नहीं होगा। ये तो सेल्फी वर्ड तब बना होगा ना जब स्मार्टफोन आ गए फ्रंट कैमरे के साथ। उससे पहले तो वर्ड ही नहीं होगा डिक्शनरी के अंदर, आई गेस। तो समय के साथ तो यानी कोई तो है जो अपडेट कर रहा है इंग्लिश की डिक्शनरी। कौन है वो? क्या करोगे जानकर? हैं जो है वो उसी को सीख लेते हैं। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि मेरा टॉपिक भी यही है। जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने आते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी एक वोकेबलरी होती है। उस वोकेबलरी के अंदर कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, और हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। एज ए प्रोग्रामर आप उस वर्ड का मीनिंग बदल नहीं सकते, और न ही आप कोई नया वर्ड बनाकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्म का नाम वोकेबलरी ना होकर क्या रखा गया है? कीवर्ड। बात एक ही है। इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम वोकेबलरी कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, हर कीवर्ड का मीनिंग होगा जिसको हम बदल नहीं सकते, ना ही हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि कौन बनाता है ये कीवर्ड? पाइथन जिसने बनाई उसने बनाई होंगे, सीधी सी बात है। और अगर वो इंसान आज दुनिया में नहीं है तो, या जिस दिन वो दुनिया से चला जाएगा, उस दिन पाइथन में नया कौन करेगा? तो ये बात तो जिसने पाइथन बनाई वो भी जानता होगा, अमर नहीं है दुनिया के अंदर वो, एक दिन आएगा तो जाएगा भी। तो उसने क्या करा हुआ है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, क्या नाम है उसका? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। वेबसाइट क्या है उसकी? python.org। उस वेबसाइट पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है पाइथन को अपडेट करने की। पाइथन में कल को भी नया कीवर्ड आएगा तो रौसम ऐड नहीं करेंगे। रौसम कौन है? जिन्होंने पाइथन बनाई। वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी जिसकी जिम्मेदारी है अवे। तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज किसने बनाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने लेवल पर ढूंढिएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि कोई तो संस्था होगी जो इसको मेंटेन करती होगी, क्योंकि वो इंसान जिसने बनाया होगा वो शायद आज दुनिया में होगा ही नहीं। लेकिन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन बातों को मेंटेन करती होगी। तो अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, ज्यादातर दो स्टैंडर्ड की इंग्लिश पर काम किया जाता है, एक अमेरिकन वाली और एक ब्रिटिश वाली। अमेरिकन इंग्लिश उनके अपने स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश उनके अपने स्टैंडर्ड है। इनमें डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। जैसे अगर मैं लिख दूं COLOR और कोई लिख दे नहीं सर COLOUR, तो लड़ना नहीं है, दोनों सही है। ऐसा कैसे? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। अब हमने कौन सी इंग्लिश पढ़ी ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हमने जो पढ़ी होगी वो इनमें से कोई एक जरूर होगी और उसी के रूल हमने पढ़े होंगे। एक शब्द होता है हमारा फ्लाईओवर, एक होता है ओवरब्रिज। लड़ना नहीं है, एक ही बात है। एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और एक ब्रिटिश का वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप फ्लाईओवर बोलो चाहे ओवरब्रिज बोलो, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो इस तरह से ऐसे ढेरों वर्ड्स हैं जो एक मीनिंग रखते हैं। तो दो वर्ड ये क्यों हैं? माइट भी अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश का चल रहा है और एक ब्रिटिश वाली का चल रहा है। बहरहाल हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी, हमें पाइथन पढ़नी है। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड के लिए एक ही स्टैंडर्ड है जो मेंटेन करती है PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कीवर्ड्स को बढ़ाना, अगले वर्जन में हटाना, या जो भी करना है तो PSF की रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर आप मुझसे पूछेंगे कितने, तो कितने का आंसर तो वर्जन टू वर्जन वेरी करेगा ना। जब पाइथन 1991 में पहली बार आई होगी, तो जितने कीवर्ड्स रहे होंगे शायद आज उतने नहीं होंगे, आज ज्यादा होंगे। तो ये तो वर्जन पे डिपेंड करेगा कि कितने कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अब पाइथन 3.10 की अगर बात करूं, तो पाइथन 3.10 में 35 कीवर्ड है। अगर किसी बुक में आपने 32 पढ़ लिया तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही हो सकता है। साथ में ये जरूर पढ़ लेना वर्जन कौन सा है वहां पर। हो सकता है पाइथन 3.2 वर्जन हो, क्योंकि पाइथन के 3.2 वर्जन में 32 ही कीवर्ड थे। समझ में आ रही है कहानी। तो जब आप इस तरह से किसी से बात करते हैं, अग्रेसिव नहीं होना होता है। हो सकता है सामने वाला अपनी जगह सही हो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले समझना होता है। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है हमें उसे समझाना होता है। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो जिसने बोला 32 कीवर्ड होते हैं अपनी जगह सही है, बट वर्जन कौन सा है 3.2। जिसने बोला नहीं 35 होते हैं, वो बोलेगा 3.10 वर्जन। ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम जिस वर्जन पे वो प्रोग्राम रन कराएंगे, उस वर्जन में कितने कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट लाकर हमें प्रिंट कराकर दे देगा। तो उस फंक्शन का नाम है हेल्प। हेल्प फंक्शन के अंदर एज ए स्ट्रिंग आप लिख दीजिए कीवर्ड। ये प्रोग्राम जिस वर्जन पे चला दोगे उस वर्जन में कितने कीवर्ड हैं उतने आ जाएंगे। जैसे मैं इसको अभी 3.10 पे रन कर रहा हूँ, लिस्ट आ गई। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4। चार तो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हैं। 9 4 36, लास्ट में एक गायब है। 35 की वर्ड हमारे। अब अगर ये प्रोग्राम मैं 3.10 की जगह 3.9 पे चला दूं, तो मेरे पास 3.9 भी इंस्टॉल है। इसमें ध्यान से देखो 36 है। 3.9 और 3.10 में लेटेस्ट वर्जन 3.10 है। लेकिन अगर आप एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखो, तो 3.9 वर्जन में 36 कीवर्ड है। एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ये रहा, और ये वाला कीवर्ड ध्यान से देखना इस वाले वर्जन में गायब है। 3.10 से हटा दिया है, देखो कहीं नहीं है। ये आउटपुट है 3.10 पे, ये आउटपुट है 3.9 पे। और सर 3.8 पे चलाएं तो मैंने कहा वो भी चला के देख लेते हैं, इतना चलाया है तो मेरे पास 3.8 भी है। तो क्या सर हमें भी अपने कंप्यूटर पे ऐसा करना होगा? हमने कहा नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि ऐसा होता है ना। 3.8 में भी कितने 35, यानी कि 3.9 में एक अलग कीवर्ड आया था जिसको 3.9 के बाद से आगे कैरी नहीं करा, उसको हटा ही दिया फिर। तो 3.8 में 35 कीवर्ड, 3.9 में 36 कीवर्ड, और 3.10 में फिर से 35 कीवर्ड। तो अब जैसा आपने बताया कि हर कीवर्ड का कोई ना कोई एक मीनिंग होगा, हमने कहा हर कीवर्ड का एक मीनिंग होगा। सर वो मीनिंग क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछे इफ कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प के अंदर उस कीवर्ड का नाम लिखेंगे स्पेसिफिक, जिसका मीनिंग हम जानने में इंटरेस्टेड है। तो ये बताएगा मुझे इफ कीवर्ड क्या करता है। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो सर ये तो पूरी किताब है फिर अपने आप। हमने कहा हाँ, अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पाइथन के सेटअप के साथ हेल्प फंक्शन आता है, और जो जो चीजें हैं हेल्प में आप डालते जाओ, वो आपको आंसर देता जाएगा। लेकिन ये बहुत टाइम लेंगे, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो ऑलरेडी कुछ नॉलेज रखते हैं। जो पहली बार सीखना शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी मैं आपको सिंप्लीफाई करके पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो हेल्प का यूज करके हम कीवर्ड की लिस्ट निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग में लिख दो कीवर्ड। किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का मीनिंग जानना है तो हेल्प में उस पर्टिकुलर कीवर्ड का नाम लिख दो। अब अगर कोई आपसे बोले सर कीवर्ड को डिफाइन कर दीजिए, कैसे करेंगे? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड
keywords are reserved words having special meaning. There are 35 keywords in 3.10 वर्जन। स्पेलिंग वगैरह अपना देख लेना है ना, सही कर लेना। इन 35 में से 32, अब जो पॉइंट की बात है वो लिख रहा हूँ, स्पेलिंग अपने आप देख लेना। 32 आर इन लोअर केस एंड 3 आर इन कैपिटलाइज। जो 32 है वो लोअर केस में है और जो 3 है वो हमारे कैपिटलाइज केस में है। क्या क्या लिख दिया मैंने? वर्जन। और कुछ? हाँ, और कहाँ पे गलत लग गया है? कीवर्ड। और भी नीचे लग गया गलत। चलो ये ना आप अपना काम कर लो, ये आपको अपना देख लेना है स्पेलिंग वगैरह जो भी। तो अब किसी भी कीवर्ड का, अच्छा वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था इससे पहले वाले प्रोग्राम में, वहां से मैं आपको सही करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ये जो 3 है अब बाकी के एक जैसे हैं। लोअर केस अपर केस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सब लोअर केस में है, लेकिन ये 3 पहला लेटर कैपिटल है, बाकी फिर लोअर केस में है। तो अपर केस का मतलब होता है सारे लेटर अपर केस में होना। कैपिटलाइज केस का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल होना, बाकी सब लोअर केस में होना। तो ये जो 3 है, ये 3 हमारे कैपिटलाइज केस में है। तो 3 के नाम तो लिखना आसान है, इन 3 के नाम मैं लिख देता हूँ। उन 32 के नाम मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिए। तो जो 3 है उनमें एक है ट्रू, एक है फॉल्स और एक है, बाकी 32 हम समय के साथ पढ़ते रहेंगे। तो सारे कीवर्ड आज ही पढ़ने हैं। हमने कहा इंग्लिश की पूरी वोकैबलरी आती है आपको आज, तो फिर समय के साथ पढ़ते रहेंगे, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको पढ़ लेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई कीवर्ड नाम से कोई टॉपिक होता है। वी कैन नॉट मॉडिफाई देयर मीनिंग्स, हम उनका मीनिंग बदल नहीं सकते। तो यार वी कैन नॉट क्रिएट और ऐड ना, तो हम अपना कीवर्ड बना सकते हैं ना ही पाइथन लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। आप बोले सर ऐड कर दो अपना कोई, तो वो नहीं होगा। ये तो पीएसएफ ही मेंटेन करेगा। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएबल्स वगैरह जो भी हमारे, है ना।